जरा सोचिए, एक ऐसी नेता हैं जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अपने ही देश में उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। ये कहानी है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो की। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद, टकराव और एक जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय पहचान से भरी हुई है। कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हें अपने ही देश में कोई भी सरकारी पद संभालने से रोक दिया गया है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा हुआ कैसे? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। उनके एक पॉलिटिकल फिगर बनने से बहुत पहले वो एक सिविल एक्टिविस्ट थीं, और सच कहूं तो उनकी इस असाधारण कहानी की नींव वहीं से पड़ी। चलिए उनकी इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो मारिया कोरिना मचाडो 1967 में कराकस के एक बहुत ही जाने माने परिवार में पैदा हुईं। उन्होंने इंजीनियरिंग और फाइनेंस की पढ़ाई की। चाहती तो एक आरामदायक जिंदगी जी सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, सिविल राइट्स का। उन्होंने सुमाते नाम की एक संस्था की सहस्थापना की, जिसका मकसद था वेनेजुएला के चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। और कह सकते हैं कि यही उनके राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी थी। सिविल सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब सीधे राजनीति के मैदान में उतरना है, और मैदान में आते ही वो ह्यूगो शावेज और बाद में निकोलस मदुरो की शक्तिशाली सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरीं। 2010 से 2014 तक नेशनल असेंबली के अंदर उनकी आवाज गूंजती रही। उन्होंने सिर्फ सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध ही नहीं किया, बल्कि खुद को डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी पैरोकारों में से एक के तौर पर स्थापित कर लिया। और फिर आया साल 2023, एक ऐसा चुनाव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। विपक्ष ने मिलकर फैसला किया कि वो अपना एक राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनेंगे, और मचाडो इस दौड़ में सबसे आगे थीं। ये एक ऐसा कदम था जो उनके पॉलिटिकल करियर को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला था। और नतीजा तो हैरान करने वाला था। उन्होंने विपक्ष के प्राइमरी चुनाव में 90% से भी ज्यादा वोट हासिल किए। ये आंकड़ा किसी लहर से कम नहीं था, और ये उनके प्रति जनता के जबरदस्त समर्थन को दिखाता है। और बस यहीं से कहानी में सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ मचाडो ने विपक्ष के चुनाव में भारी जीत हासिल की, जिससे उनका जनाधार साबित हुआ। लेकिन ठीक उसी समय सरकार ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने मचाडो पर संपत्ति घोषित न करने का आरोप लगाया और उन्हें 15 सालों के लिए राजनीति से अयोग्य करार दे दिया। उनके इसी जुझारू और किसी भी हालत में न झुकने वाले अंदाज ने उन्हें एक खास नाम दिया, आयरन लेडी। तो ये नाम उनकी राजनीति के बारे में क्या कहता है, चलिए जानते हैं। ये उपनाम उन्हें पत्रकारों और एनालिस्ट्स ने दिया था, जो उनकी तुलना ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से करते थे। इसका मतलब है एक ऐसी नेता जो बिना किसी लाग लपेट के तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत और टकराव का रुख अपनाती है, बिल्कुल नो नॉनसेंस। लेकिन देखिए, आयरन लेडी का मतलब सिर्फ सख्त बातें करना नहीं है। उनकी रणनीति के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, जनता को एकजुट करके एक बड़ी ताकत बनाना, और दूसरा, सरकार की हर दमनकारी कार्रवाई को दुनिया के सामने लाना। चलिए अब हम कहानी के सबसे ताजा और नाटकीय मोड़ पर आते हैं। साल 2024 वेनेजुएला के लिए एक तूफानी साल रहा, जिसमें एक विवादित चुनाव, सरकारी दमन और एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान शामिल है जिसने सबको चौंका दिया। 2024 के चुनाव में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। सबसे पहले मचाडो को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। फिर उन्होंने अपनी जगह एडमुंडो गोंजालेज उरुतिया को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद विपक्ष ने चुनाव जीतने का दावा किया, लेकिन सरकार ने निकोलस मादुरो को ही विजेता घोषित कर दिया। और आखिर में सरकार ने विपक्ष के समर्थकों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुईं। सरकार की इस कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के बाद अपनी सुरक्षा की चिंताओं के कारण मचाडो को कुछ समय के लिए छिपना भी पड़ा। एक तरफ जहां वे अपने ही देश में दमन का सामना कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। नोबेल समिति ने उन्हें 2025 का शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। समिति ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक संघर्ष और शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने की उनकी कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। देखिए,
हर बड़े नेता की तरह मचाडो की भी आलोचना होती है। कुछ लोग उनकी आर्थिक नीतियों को दक्षिणपंथी कहते हैं, जिसका मतलब है कि वे सरकारी हस्तक्षेप कम करने और निजी कंपनियों को बढ़ावा देने में विश्वास रखती हैं। लेकिन एक बात पर दुनिया भर में लगभग सहमति है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना उनके मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। तो हम फिर से उसी सवाल पर वापस आते हैं, एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अपने ही घर में प्रतिबंधित है। ये विरोधाभास सिर्फ मारिया मचाडो की कहानी नहीं है, बल्कि ये वेनेजुएला के भविष्य का भी सवाल है। इस वैश्विक सम्मान और घरेलू प्रतिबंध के बीच वेनेजुएला का विपक्ष और वहां का लोकतंत्र आखिर किस रास्ते पर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।